आज हम भारत के वित्तीय इतिहास के एक काफ़ी बड़े घोटाले पर बात करने वाले हैं। नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड यानी NSCL। हाँ, NSCL घोटाला ये 2013 में सामने आया था और इसने मतलब पूरे कमोडिटी बाजार को हिलाकर रख दिया था। बिल्कुल, लगभग 5,600 करोड़ रुपए का मामला था ये। और हमारे पास जो जानकारी है, जो स्रोत हैं, वो इसकी काफ़ी गहराई से पड़ताल करते हैं। हाँ, तो आज हम कोशिश करेंगे कि इन स्रोतों के जरिए समझें कि ये पूरा मामला था क्या, ये हुआ कैसे और इसके क्या नतीजे निकले। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये NSCL ये था क्या असल में? देखिए, NSCL एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म था, 2008 में शुरू हुआ था। अच्छा, 2008 में? हाँ। और इसे प्रमोट किया था जिग्नेश शाह की कंपनी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड, मतलब FTIL ने। FTIL। ओके। और यहाँ होता क्या था, जैसे गेहूं, चीनी। हाँ बिल्कुल, गेहूं, चीनी, दालें, इस तरह की कमोडिटीज का स्पॉट ट्रेडिंग मतलब हाजिर व्यापार होता था यहाँ। सुनने में तो ये बिल्कुल सीधा साधा लग रहा है, एक्सचेंज प्लेटफॉर्म। हाँ, ऊपर से तो यही लगता था, लेकिन यहीं से कहानी थोड़ी पेचीदा होनी शुरू होती है। कैसे? NSCL ने निवेशकों को लुभाने के लिए एक खास तरीका निकाला था, पेयर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स। पेयर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, ये क्या चीज थी? इसमें निवेशकों से कहा जाता था कि आप आज कोई कमोडिटी खरीदें और साथ ही उसे 25 या 35 दिन बाद एक थोड़ी ज्यादा कीमत पर बेचने का कॉन्ट्रैक्ट भी अभी ही कर लें। अच्छा, मतलब खरीदते वक्त ही बेचने का सौदा भी पक्का? बिल्कुल, और इस पर उन्हें वादा किया जाता था सालाना 12 से 18% तक का रिटर्न, वो भी फिक्स्ड, निश्चित रिटर्न। 12 से 18%, वो भी निश्चित। ये तो उस वक्त के हिसाब से मतलब FD वगैरह से बहुत ज्यादा था। हाँ, बहुत ज्यादा। यही तो इसका आकर्षण था। फिक्स्ड डिपॉजिट या कई म्यूचुअल फंड से भी कहीं बेहतर लगता था ये। लेकिन यहाँ कुछ तो गड़बड़ होगी। इतना ज्यादा रिटर्न, वो भी गारंटीड। बिल्कुल, यहीं पर सारा खेल था। असलियत ये थी कि ज्यादातर मामलों में वो कमोडिटी जिसका सौदा हो रहा था वो फिजिकली थी ही नहीं। क्या मतलब? कमोडिटी ही नहीं थी? हाँ, मतलब कागजों पर सौदे हो रहे थे। जो वेयरहाउस रसीदें दिखाई जाती थीं वो अक्सर नकली होती थीं या फिर एक ही स्टॉक को कई बार दिखा दिया जाता था। बाप रे, मतलब गोदाम खाली, रसीदें नकली। हाँ, और जिन व्यापारियों के नाम पर यह खरीद फरोख्त हो रही थी उनमें से ज्यादातर या तो फर्जी कंपनियां थीं या फिर ऐसी कंपनियां जिनका इस बिजनेस से कोई लेना देना ही नहीं था। तो पैसा कहाँ जा रहा था? ये रिटर्न कैसे दे रहे थे? ये एक क्लासिक पॉन्जी स्कीम की तरह चल रहा था। मतलब नए निवेशकों से जो पैसा आता था उसी से पुराने निवेशकों को उनका रिटर्न चुकाया जा रहा था। अच्छा, तो ये तो एक तरह का बुलबुला था जो बस बढ़ता जा रहा था। बिल्कुल, जब तक नया पैसा आता रहा तब तक ये चलता रहा। तो फिर ये बुलबुला फूटा कैसे? ये सब सामने कैसे आया? देखिए, जब बाजार में धीरे धीरे इसकी भनक लगने लगी, कुछ चिंताएं उठने लगी, तो फिर सरकारी नियामकों का ध्यान गया इस पर। जुलाई 2013 में उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय, जो उस वक्त इसे देख रहा था, उसने NSCL को ये पेड कॉन्ट्रैक्ट्स तुरंत रोकने का आदेश दिया। क्यों? क्या कारण बताया? उनका कहना था कि ये स्पॉट एक्सचेंज के नियमों का उल्लंघन है। आप स्पॉट एक्सचेंज पर वायदा कारोबार जैसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं चला सकते। अच्छा, और जैसे ही ये आदेश आया? बस जैसे ही आदेश आया, नए कॉन्ट्रैक्ट बंद हो गए, नया पैसा आना बंद हो गया और जो पूंजी स्कीम का ढांचा था वो ताश के पत्तों की तरह ढह गया। तो नतीजा क्या हुआ इसका निवेशकों पर? नतीजा भयानक था। NSCL लगभग 13,000 निवेशकों पर पैसा चुकाने में फेल हो गया। रकम थी करीब 5600 करोड़ रुपए। 5600 करोड़ रुपए? इतनी बड़ी रकम फंस गई। हाँ। रातों रात लोगों की जिंदगी भर की कमाई डूब गई, क्योंकि न तो कोई असली कमोडिटी थी जिसे बेचकर पैसा वसूला जा सके, न कोई असली खरीदार था जो पैसा दे, सिर्फ कागजी वादे थे। तो इसमें जिम्मेदार कौन ठहराया गया? मतलब मुख्य आरोपी कौन थे? सबसे पहले तो उंगली उठी प्रवर्तक यानी प्रमोटर जिग्नेश शाह और NSCL के जो टॉप मैनेजमेंट के लोग थे उन पर। इसके अलावा कई ब्रोकर्स भी जांच के दायरे में आए। कुछ बड़े ब्रोकर्स पर तो ये भी आरोप लगे कि उन्होंने निवेशकों के नकली KYC दस्तावेज इस्तेमाल किए। अच्छा, ब्रोकर्स ने भी? हाँ। और निवेशकों को ऊंचे रिटर्न के झूठे वादे किए, जानते हुए कि इसमें कितना रिस्क है, फिर भी ये कॉन्ट्रैक्ट्स बेचे। इसने ब्रोकर्स की भूमिका पर भी बहुत गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे। जाहिर है इसका असर सिर्फ इन 13,000 निवेशकों तक तो सीमित नहीं रहा होगा, पूरे बाजार पर क्या असर पड़ा इसका? हाँ बिल्कुल, सबसे पहला और सीधा असर तो ये हुआ कि कमोडिटी बाजारों में, खासकर स्पॉट मार्केट में, निवेशकों का भरोसा हिल गया बुरी तरह से। वो तो स्वाभाविक है। दूसरा, इसने रेगुलेटरी सिस्टम की एक बहुत बड़ी कमी को उजागर कर दिया। क्या मतलब? रेगुलेशन नहीं था क्या इस पर? न ही उस वक्त के कमोडिटी रेगुलेटर, वायदा बाजार आयोग
यानी एफएमसी के। ये एक तरह के रेगुलेटरी गैप, एक खाली जगह में ऑपरेट कर रहा था। अच्छा, मतलब कोई सीधा रेगुलेटर था ही नहीं। हाँ, सीधे तौर पर स्पॉट मार्केट के लिए उस तरह का रेगुलेशन नहीं था जैसा स्टॉक मार्केट या फ्यूचर्स मार्केट के लिए था। तो क्या इस खामी को भरने के लिए मतलब कुछ किया गया बाद में? हाँ, ये इस घोटाले का एक बड़ा नतीजा कह सकते हैं। सरकार ने रेगुलेटरी ढांचे को मजबूत करने के लिए कदम उठाए। सबसे बड़ा कदम था 2015 में वायदा बाजार आयोग एफएमसी का सेबी में विलय कर देना। अच्छा, एफएमसी को सेबी में मिला दिया गया। हाँ, ताकि कमोडिटी डेरिवेटिव्स और उससे जुड़े बाजारों की निगरानी एक ही रेगुलेटर यानी सेबी के तहत आ जाए और वो मजबूत हो सके। कोशिश ये थी कि इस तरह के रेगुलेटरी गैप का फायदा फिर कोई ना उठा पाए। और जो कानूनी कार्रवाई हुई उसका क्या स्टेटस है? क्या निवेशकों को कुछ पैसा वापस मिला? देखिए, जांच तो कई एजेंसियों ने की। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ईओबीयू ने जांच की, गिरफ्तारियां भी हुईं। सेबी ने भी एक्शन लिया। सेबी ने क्या किया? सेबी ने जिग्नेश शाह और उनकी कंपनी FTIL, जिसका नाम बाद में 63 मून्स टेक्नोलॉजीज हो गया, उन्हें किसी भी स्टॉक एक्सचेंज या क्लियरिंग कॉरपोरेशन चलाने के लिए फिट एंड प्रॉपर नहीं माना। मतलब उन्हें भरोसे के लायक नहीं पाया। ओके। और पैसे की रिकवरी? कई संपत्तियां जब्त की गईं, लेकिन रिकवरी की प्रक्रिया आप समझिए बहुत धीमी और जटिल रही है। कई सिविल केस आज भी अदालतों में चल रहे हैं। ज्यादातर निवेशक अभी भी अपने पूरे पैसे की वापसी का इंतजार ही कर रहे हैं। ये तो वाकई बहुत दुखद है, इतने साल बाद भी इंतजार। अगर हम इस पूरे मामले से कुछ सबक सीखना चाहें तो वो क्या होंगे? हाँ, सबक तो कई हैं इसमें। सबसे पहला और सबसे जरूरी सबक तो ये है कि अगर कोई निवेश आपको असामान्य रूप से ऊंचा और वो भी गारंटीड रिटर्न का वादा कर रहा है, तो वहां खतरे की घंटी बज जानी चाहिए। बिल्कुल, टू गुड टू बी ट्रू वाली बात। एग्जैक्टली। दूसरा, ये जरूरी नहीं कि कोई चीज रेगुलेटेड दिख रही हो या किसी एक्सचेंज पर हो रही हो तो वो पूरी तरह सुरक्षित ही हो। उसकी बारीकियों को समझना जरूरी है। तीसरा, निवेशकों को सिर्फ एक्सचेंज पर ही नहीं बल्कि जो बीच के लोग हैं जैसे ब्रोकर्स, ऑडिटर्स, उनकी भूमिका और उनकी विश्वसनीयता पर भी सवाल पूछने चाहिए, ध्यान देना चाहिए। सही बात।